हाँ जी, तो अपन ग्राफ बनाना सीख रहे थे ना उस दिन, जैसे उसमें बात कर ली थी हमने। और उसके बाद जैसे उसी में एक ग्राफ और चलो बना के देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ y बराबर 1/x की पावर x का ग्राफ बनाओ, तो सबसे पहले डोमेन लिखेंगे r प्लस, फिर इसको ऐसे लिख सकते हो आप y बराबर x की पावर माइनस x लिख सकते हो। बोलो। अरे भैया x की पावर -1 की पावर x लिख सकते हो इसको, है? यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको बताया था f की पावर g का डेरिवेटिव, एक तो वही टर्म आ जाता है, दूसरा क्या आ जाता है g इंटू ln f का डेरिवेटिव, बताया था ना। तो g का डेरिवेटिव -1 इंटू ln x प्लस g एज इट इज -x, ln x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये आ गया -x की पावर -x 1 प्लस ln x। अगेन x की पावर 1/e के बाद ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और यहाँ नेगेटिव नहीं, ये तो पॉजिटिव है ही। अगर मान लो ई स्क्वायर रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऐसे है सपोज। एंड पॉइंट्स में वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू 1/e पे आ जाएगी, e की पावर 1/e, लिमिट इन्फिनिटी पे आएगी, ये कहां को जा रहा है 0 को, और ये कहां को जा रहा है इन्फिनिटी को। हमें 0 की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, कोई इनडिटर्मिनेंसी होती है क्या? अरे कोई क्लास में प्रेजेंट है भी या नहीं? यस सर, है सर। है सर, है सर, क्लियर है। तो ये क्या है, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या इनडिटर्मिनेंसी है क्या ये? इंडिटरमिनेसी नहीं है। लेस देन ये है सर, है 0 की पावर इन्फिनिटी है। हाँ, ये कौन है गधा? 0 की पावर इन्फिनिटी जिसको इनडिटर्मिनेंसी लगती है, तो उसका पढ़ाया हुआ 4 महीने में उसने वेस्ट कर दिया। उसको यही नहीं पता लिमिट में कौन सी इनडिटर्मिनेंसी है, उसके बाद लिमिट पढ़ने का कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पर क्या फायदा है उसका, है? जिसको 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं पता कौन सी होती है। ये 0 की पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है? नो सर, नहीं होती सर। बस बेटा बस ठीक है, जो चल रहा है ना, जो मिल जाएगा अच्छा है, भगवान ने हमें जो देना दे देगा, हम तो मेहनत करने वाले है ही नहीं, तो हम तो वो समझ के सोने वाले हैं, कल को रोटी मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। ठीक है, जो मिलेगा आपको एक्सेप्ट करना, आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो तो कुछ एक्सपेक्ट मत करना जीवन में कि हाँ आपको ये मिले, ठीक है। लिमिट 0 आ गई, 0 प्लस। अब आपको 0 प्लस पे लिमिट चाहिए, तो x की पावर -x को आप ऐसे लिख सकते हो 1/x की पावर x, और ये आपकी क्या होती है, लिमिट 1 होती है। तो ग्राफ बनेगा 0 पे वैल्यू होगी 1, लिमिटिंग वैल्यू, उसके बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है 1/e तक, उस पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी e की पावर 1/e, और फिर ग्राफ डिक्रीजिंग है और ये असेम्पटोट है, ऐसे ग्राफ आएगा ऐसा, ठीक है जी। यस सर। चलो ठीक है, तो बहुत हो गया कर्व स्केचिंग पे, तो अब आप इस तरह की चीजें बना ही लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। देखो मैंने अब तक आपको 2-4 चीजें बताई हैं, आपने जो 3-4 नाम सुने होंगे। स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं? स्टेशनरी पॉइंट्स मतलब जहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं?
जहाँ पे डेरिवेटिव या तो जीरो होता है या नॉट डिफाइंड होता है। ऐसे पॉइंट्स होते हैं टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स पता है किसको बोलते हैं? जो लोकल मैक्सिमा और जो लोकल मिनिमा वाले पॉइंट होते हैं ना, कि जैसे ये मैक्सिमा का पॉइंट आ गया लोकल, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट आ गया, ठीक है ना। तो इन पॉइंट्स पे वैल्यू फंक्शन टर्न हो गया, घूम गया, है ना। तो इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स को जो बोलते हैं, एक्सट्रीमा जो होते हैं, एक्सट्रीमास, इनको क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट। ठीक है जी। ऐसे एक नया नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है उसके बारे में बात करनी है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ने से पहले थोड़ी सी मैं बात दोबारा कॉनकेविटी कॉन्वेक्सिटी की कर लूं, आपको याद होगी, है ना। ये दो तरह की बातें हमने बताई थी कि एक तो ऐसा कर्व होता है, एक ऐसा डाउन होता है। इसको क्या बोलते थे अपन? कॉनकेव अप बोलते हैं। कॉनकेव अप का मतलब क्या होता है कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट उसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हुई तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंक्रीजेस। दैट इज वाई डैश क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और वाई डैश इंक्रीजिंग होता है, इसलिए हम बोलते हैं वाई डबल डैश क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये सारी बातें सही हैं। इसकी एक और खास बात है, टेंजेंट हमेशा क्या है? कर्व के नीचे लाई करती है। टेंजेंट इज ऑलवेज बिलो द कर्व। इसमें क्या सीन होता है कि ये देखो, पहले स्लोप पॉजिटिव थी, फिर जीरो हुई, फिर नेगेटिव हुई, तो ये कॉनकेव डाउन तो है ही, दिख ही रहा है सबको। लेकिन इसमें जो वाई डैश है, वाई डैश वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। वाई डैश डिक्रीज करता है तो वाई डबल डैश हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है इसमें। और इस केस में जो टेंजेंट होती है ऑलवेज क्या होती है? अबव द कर्व होती है। बात समझ में आ गई? नाउ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? Point of inflection is the point where curve changes its concavity. Curve changes its concavity. जैसे मान लो कोई फंक्शन है भाई, इस पॉइंट से पहले वो क्या था? कॉनकेव डाउन था, और इस पॉइंट के बाद क्या है? कॉनकेव अप है। क्यों भाई? कॉनकेव अप है और ये कॉनकेव डाउन है। तो जिस पॉइंट पे अबाउट दिस कर्व चेंजेस इट्स कॉनकेविटी, उसने अपनी कॉनकेविटी बदल दी, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? x बराबर a इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या ये बात क्लियर है सबको? तो जिस पॉइंट के अबाउट कॉनकेविटी चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलो अब एक बात बताओ, क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? नो सर। नो सर वाला कौन था? सर कॉन्केविटी पहले सर, अपनी बाद में डाउन होगी सर। नहीं, कौन नो सर वाला कौन था? मैं उससे पूछ रहा हूँ ऐसे ही। निखिल। निखिल था सर, निखिल। हाँ निखिल जी, क्या दिक्कत हो गई आपको? पीयूष था। चलो जो भी था, उसके क्या परेशानी हो गई? उसे इतनी सी इंग्लिश में लाइन में समझ नहीं आती है
कि वो पॉइंट जिसके अबाउट कॉनकेविटी बदले, तो इससे पहले कॉनकेव अप था, इसके बाद कॉनकेव डाउन है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा क्या? हाँ भाई, Yes. ये वाला Yes, sir. इसके पहले डाउन था, इसके बाद अप है, तो ये क्या हुआ? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो एक बेसिक सी टर्म है कि जिसके अबाउट उसकी कॉनकेविटी चेंज होती है। उस पर ये थोड़ी मानना है कि उस पर फंक्शन कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी वगैरह में इस पे बात नहीं करते हैं वो लोग, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए बात करते हैं। तो उसके लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की क्या खासियत होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है? हाँ जी, बोलो। Yes, sir. भी वैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जनरल ये होता है बस हमेशा, जिसके अबाउट कॉनकेविटी चेंज हो, उसमें वो क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल हो, कंटिन्यूस हो या ना, उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी वाले जनरली इस तरह के फंक्शंस की बात नहीं करते। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हमेशा वो, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात ही करते, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए अगर बात करें तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या खासियत अलग से होती है वो बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो देखो उसके अबाउट कॉनकेविटी चेंज होगी। Yes. तो उसके अबाउट वाई डबल डैश साइन चेंज करेगा, Yes, sir. और उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होगा, डबल डेरिवेटिव के नहीं होगा। हाँ जी, देखो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, मतलब वो स्मूथ चलेगा, टूटेगा भी नहीं। तो अगर ऐसे आ रहा था और उसको घूमना है, नीचे जाना है, तो वो शार्प टर्न नहीं ले सकता, जंप नहीं मार सकता, तो बेटा वो स्मूथ होके ही तो घूमेगा। तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव जीरो होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? होगा सर, स्ट्रिक्टली मेरा डिग्री। तुम तो यार बकवास करने में लगे हो, इधर काम की बात सुन लो। फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, इफ x बराबर a इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नेसेसरी कंडीशन y डबल डैश a जीरो होगा ही होगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, कि अगर डबल डेरिवेटिव जीरो है तो पक्का वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। जैसे आपको पता है y बराबर एक्स की पावर 4 है, इसका y डैश निकालोगे 4x क्यूब, y डबल डैश निकालोगे 12x स्क्वायर, x बराबर जीरो पे y डबल डैश क्या इसका जीरो है, लेकिन ग्राफ की शेप ऐसी होती है, तो क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? बोलो। नो सर। नहीं है। तो वही हमने कहा कि अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्की बात है डबल डेरिवेटिव जीरो होगा, बट अगर डबल डेरिवेटिव जीरो है तो जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। सफिशिएंट कंडीशन क्या होनी चाहिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने के लिए, कि y डबल डैश x शुड चेंज इट्स साइन अबाउट x बराबर है, यही बात है। भाई मान लो x बराबर a पे जीरो आ गया डबल डेरिवेटिव, अब या तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो या पॉजिटिव से नेगेटिव हो, तभी तो कॉनकेविटी चेंज होगी। अगर दोनों तरफ प्लस प्लस है या दोनों तरफ माइनस माइनस है तो कॉनकेविटी कैसे चेंज होगी? तो यहां पे क्या था, डबल डैश हमेशा पॉजिटिव था तो साइन चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है।
लेकिन मान लो y बराबर x की पावर 5 होता, y डैश बराबर क्या होता 5x की पावर 4, y डबल डैश आप करते 20x क्यूब। अब आपको पता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना, तो इस पे जीरो कर दो, तो x बराबर जीरो आ गया। अब जीरो के अबाउट साइन देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब y डबल डैश क्या था, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, साइन चेंज हुआ, साइन चेंज हुआ तो ये फंक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। हाँ जी, या आप ये बोल सकते हो कि इसके अबाउट पहले तो y डैश जो था वो डिक्रीजिंग था, फिर इंक्रीजिंग हो गया, y डैश डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा y डैश, क्यों भाई? बोलो। Yes. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप देख रहे हो वो डेरिवेटिव फंक्शन के लिए, जैसे y बराबर fx का x बराबर एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो वहां पे डबल डेरिवेटिव तो जीरो होगा, पक्की बात है। वो साइन चेंज करेगा, डिफरेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, हाँ पक्की बात है। तो इसका मतलब वो y डैश का मतलब f डैश x के लिए वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हो गया। हाँ जी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये सब डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए बात कर रहा हूं मैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा मतलब मिनिमा या मैक्सिमा फॉर y डैश x। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. तो अगली बार से कभी आपको डिफरेंशिएबल फंक्शन देके पूछे कि सर इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता दो, अगर कोई है तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप उसका डबल डेरिवेटिव निकालो, उसको जीरो करो, फिर वो पॉइंट के अबाउट उसका साइन चेक करो, अगर वो चेंज होता है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अदरवाइज नहीं है। या आप क्या सोचोगे, उस फंक्शन का डिफरेंशिएबल फंक्शन निकाल लो डेरिवेटिव, और जो नया डेरिवेटिव फंक्शन आया उसका लोकल मैक्सिमा या मिनिमा बता दो, अगर कोई है तो वही उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? लास्ट ईयर रिपीट करना सर, जो अभी बोली है चलो करिए एक्सट्रीमा वाली देखिए। ये वही तो लिखी हुई है जो बोली है कि अगर आपका जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो उसके डेरिवेटिव के लिए लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है। ओके सर। तो टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वी मे फाइंड आउट the point of extrema for f dash x, for y बराबर fx के लिए निकालना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो मैक्सिमा मिनिमा निकाल लो f dash x का, वही उसका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। हाँ जी, बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। चले रब कर दे। यस सर। मान लो ये पॉइंट फंक्शन दिया आपको, ठीक है, और वो आपसे पूछ रहा है फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ एग्जिस्ट। तो देखो हमने अभी क्या बोला, या तो डबल डेरिवेटिव जीरो कर लो भाई, मेथड वन हम क्या सोचेंगे, बात वही है, वो समझने का तरीका है अलग अलग, कोई मेथड में फर्क नहीं है। y डैश निकाला 3x² माइनस 6x माइनस 7, y डबल डैश निकाला 6x माइनस 6, ये आ गया 6x माइनस 1। अब हमने इसको जीरो करा तो पता चला ये 1 पे जीरो आ रहा है। अब 1 के अबाउट उसका साइन देखा, 1 के आगे ये पॉजिटिव है, 1 के पहले ये नेगेटिव है,
मतलब वाई डैश ने डबल डैश ने साइन चेंज कर लिया, तो इसका मतलब x बराबर 1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया कि नहीं हो गया। या कोई बच्चे ने ऐसे समझ रखा हो कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए वो f डैश का मैक्सिमा या मिनिमा होता है, तो वो नहीं कोई वो अलग तरीके से देखेगा, वो बोलेगा f डैश x निकाल लो, तो वो आ गया 3x² माइनस 6x माइनस, बात वही है, काम वही हो रहा है। अब आप कहोगे इसके लिए मुझे क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो इसके उसका डेरिवेटिव निकालोगे, उसका डेरिवेटिव निकाल के उसको जीरो करोगे, जीरो करा 1 आ गया, जीरो के आगे पॉजिटिव नेगेटिव तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, तो ये लोकल मैक्सिमा आ गया f डैश x का, तो यही आपका क्या हो गया, एक्सट्रीमा हो गया फॉर fx के लिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। हाँ जी, बात समझ में आ गई। यस सर। सर दोनों मेथड्स में सर डिफरेंस नहीं समझ में आया। अबे गधे, वही तो कह रहा हूँ, डिफरेंस है ही नहीं कोई, सोचने के ऊपर है, एक को कह दिया कि कान यूं पकड़, एक को कह दिया यूं पकड़, फर्क कोई नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे समझते हो। मैंने क्या कहा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जिसपे उसका कॉन्केविटी चेंज होती है, वो कंटीन्यू डिफरेंशिएबल हो या ना, उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर हमने कहा अगर फंक्शन कंटीन्यू डिफरेंशिएबल है तो डबल डेरिवेटिव वहां जीरो होता है, और डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है, या तो प्लस से माइनस होता है या माइनस से प्लस होता है। तो हमने डबल डेरिवेटिव निकाला, उसको जीरो करा, उसके बाद साइन देखा चेंज हो गया, मतलब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। फिर हमने कहा कि आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है तो y डैश x के लिए वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा नहीं हो गया, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो हमने कहा या तो y डैश x निकाल लो, और उसके लिए आप सोचो आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं निकालना, उसके लिए आपको लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो उसको ट्रीट कर लो, वो जो आंसर आएगा वो गिवन फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही होगा। ओके सर। क्लियर है सबको। सर वो सर मिनिमा नहीं आएगा, है सर लोकल मिनिमा नहीं आएगा सर वहां पे जो आपने एंड में लिखा है मेथड। हाँ, वो मिनिमा आएगा, ठीक, f डैश x का मिनिमा आएगा, f डैश x का, fx का नहीं आएगा, fx का तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ओके सर। अब y बराबर x की पावर 1/3 का बताओ। सर जीरो के अबाउट चेंज करेगा अपना सन। सर नहीं कर रहा है सर, डिक्रीजिंग सर, चेंज ही नहीं कर रहा है सर, कोई पॉइंट नहीं है सर। चलो, एक आंसर तो आ गया कि जीरो है, और एक आंसर आया कि कोई नहीं है, यही बात है। नो सर है सर। मुझे तो यार तुम सारे नशे में ही लगते हो रोज ही। नहीं सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई सर, है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अच्छा, जीरो टू अबाउट। अभी बाकी सभी लोग भी अपनी तसल्ली कर लें, फिर ही बात करें। सारी क्लास का जवाब आ गया है क्या, फिर तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो सभी टाइम ले ले, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट अपने हिसाब से, पर सबको खुद के हिसाब से कुछ आंसर निकाल लेना है, ताकि उसे पता चले कि हाँ वो सही जा रहा है गलत जा रहा है।
सर 0 के अबाउट है सर। तो तूने तो 10 बार बोल दिया, तेरे को थोड़ी पूछ रहा हूँ। चले हैं? कर दिया सर, नोट आगे करते हैं। सबका आ गया 0 पे? यस सर। अच्छा, चलो देखते हैं। भाई एक बात बताओ, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने x की पावर 1/3 देखा, आपने डिफरेंशिएट करा, तो 1/3 इंटू एक्स की पावर कितना आ गया? -2/3। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं 1/3 अपॉन एक्स की पावर 2/3। तो 0 पे तो ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, और 0 के बाद ये पॉजिटिव है इसका डेरिवेटिव, और पहले भी पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये साइन स्कीम किसकी है? एफ डैश एक्स की। लेकिन आपको क्या बोला था कि आपको किसके बारे में पता करना होता है? एफ डबल डैश एक्स के। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या हो गया? तो जरूरी थोड़ी है उस पर डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन हमें क्रिटिकल पॉइंट तो ये है ही, हमें तो पूरे फंक्शन की एनालिसिस करनी होती है। तो हमने आगे बढ़े जब इसको, तो वाई डबल डैश एक्स क्या आएगा? 1/3 तो था ही, एक्स की पावर -2/3 है, वो आगे आ जाएगा। और नीचे एक्स की पावर कितना आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। बोलो। यस सर। अब 0 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफाइंड है, मतलब उसके आगे ये क्या है? एक्स पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव सर, नेगेटिव। और ये पॉजिटिव है। तो क्या ये पॉइंट पे कॉन्केविटी ने साइन चेंज करा, डबल डेरिवेटिव ने? यस सर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन। और दूसरी बात, ये तो आपको ग्राफ से ही सिखा रखा है हमने, मतलब ये तो एक टेक्निक बताइए, कल को कोई दूसरा फंक्शन जिसका ग्राफ नहीं हो तो हम कैसे एनालिसिस करेंगे? ये नहीं कि यहाँ डेरिवेटिव 0 नहीं है, छोड़ दिया, एनसीईआरटी ने कहा था, वो डिफरेंशियल फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं। नाउ इसको तो हम ग्राफ से ही कर सकते थे, मेथड 2 से। सब बच्चे को पता है कि इसका ग्राफ ऐसे चिड़िया टाइप होता है, याद है ना? यस सर, बटी का टेंजेंट। ऐसा नहीं होता। यस सर। तो बेटा इसके पहले कॉनकेव अप था, फिर कॉनकेव डाउन है, तो ये 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही तो हुआ। हालांकि इस पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या हो गया? बात समझ में आ गई? यस। यस सर। ठीक, चले आगे। यस सर। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, कि भाई आपको पहले तो ये समझना है कि एक जनरल पॉइंट जिसके अबाउट कॉन्केविटी चेंज होती है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का कोई रोल नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी वगैरह में उस पर बात नहीं करते, तो कंफ्यूज ना होए। और दूसरा बस उसके अबाउट साइन चेंज होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव को, डबल डेरिवेटिव को 0 करके पॉइंट निकाल लो, चेक कर लो साइन चेंज हो रहा है या नहीं। और उसी को हम दूसरे तरीके से बोल देते हैं कि वो एफ डैश एक्स का क्या है? एक्सट्रीमा है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है। बस इतनी सी बात है। चलो आगे चलते हैं। नाउ एक टाइप एक और क्या बोलते हैं, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, छोटा सा है।
इस पे बताओ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। तो एक बात बताओ छोटी सी, क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और एक्सट्रीमा एक साथ में हो सकते हैं किसी फंक्शन के लिए? नो सर, नो सर। ये अगर एक्सट्रीमा हो गया Concavity same तो कॉनकेविटी सेम रह जाएगी। यस सर, सोच, यस सर। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा हो गया और ऐसा हो गया, तो भी देखो एक्सट्रीमा है, कॉनकेविटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। और एक बात और, क्या हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे या तो डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा या वो जीरो होगा अगर डिफरेंशिएबल है तो? हाँ जी। यस सर। अब एक चीज आपने और नोट करी है कि जहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है ना, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है वो कर्व को क्रॉस करती है। देखो एक्स क्यूब था, यस सर। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, एक्स की पावर 1/3 ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे टेंजेंट जो होती है ना, टेंजेंट वो कर्व को क्रॉस करती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख सकते हैं एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टेंजेंट क्रॉसेस द कर्व, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसके कितने हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है? सर अभी निकाला नहीं है सर। बताओ कितने हैं, यही बता दो बस, यही पूछा है मान लो आपसे। तो देखो fx को डिफाइन करोगे, अगर x 0 है 0 से बड़ा है, ये है फंक्शन। एफ डैश एक्स निकालोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2x इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया ई रेज़ टू पावर एक्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया भाई डेरिवेटिव। यस सर। लेकिन हमें क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव सर। तो डबल डेरिवेटिव की बात करें तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार तो ये छूट जाएगा, दूसरे बारे में इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x प्लस 2, तो ये ऐसा बन जाएगा 2 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। यस सर। और ये आ जाएगा, एक बार तो यही छूट गया, दूसरे बार में माइनस 2 माइनस 2x, दूसरी बार में क्या आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर कर ही लो यार, है ना। e की पावर माइनस एक्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 और
प्लस ई की पावर माइनस एक्स 2 माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 आएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 और ई रेज टू पावर माइनस एक्स ये आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये आएगा x लेस देन 0 पे। हाँ जी अब देखो ये कहाँ 0 हो रहा है ये तो 0 है ही नहीं क्या ये 0 होगा d greater than 0 है सर दो बारी 0 हो गया दो रूट्स हैं तो दो इसके हैं तो 4 हो गए। यस सर बस तुम यही गधे हो गधे चार में से अगर कोई सेम आ जाए बेटा अगर कोई सेम आ जाए वो वाला चल ऐसा करो फिर तू चेक करके बता दे मुझे या तो कितने आ रहे हैं जवाब देने से पहले। इसकी बात करेंगे तो x बराबर माइनस बी 16 माइनस 4ac 8 2 रूट 2 बाई 2 माइनस 2 प्लस रूट 2 माइनस 2 माइनस रूट 2 ये दोनों ही नेगेटिव नंबर है तो दोनों के दोनों एक्सेप्ट हो गए। और साइन तो चेंज करेगा ही क्वाड्रेटिक का। तो मैं ये कह रहा था कि इसके दो रूट आएंगे दोनों नेगेटिव आएंगे तो क्वाड्रेटिक में आपको पता है ना ऐसे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा रखेंगे तो साइन तो चेंज होगा ही ना अल्फा बीटा पे दोनों पे। तो दोनों के दोनों क्या होंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे इसके देखो x वैल्यू क्या आएगी 4 प्लस माइनस 16 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2 तो एक आया 2 माइनस रूट 2 एक आया 2 प्लस रूट 2 ये भी दोनों फॉर्चुनेटली पॉजिटिव आ गए दोनों एक्सेप्टेड होंगे तो 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए 4 हो जाएंगे सर। भाई अगर मान लो यहाँ से ऐसा होता कि एक रूट पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला रिजेक्ट हो जाता ना क्योंकि ये तो वैलिड ही सिर्फ नेगेटिव के लिए था। हाँ जी बोलो सही है। चलो इसका ग्राफ बना दो बस फिर अपन इस पे खत्म करें चर्चा अगले टॉपिक पे बात करें। इसका ग्राफ बना दो। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ जी बोलो। सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए सर हमें मतलब डबल डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा ना मतलब उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते और कुछ तो नहीं कर सकते ना अगर सर अगर क्वेश्चन में से डबल डेरिवेटिव ना निकले मतलब काफी डिफिकल्ट तो डबल डेरिवेटिव निकालना तो नहीं निकालना ही पड़ेगा ना कोई इलाज नहीं है उसके अलावा। ओके ग्राफ आता है तो ग्राफ करो। हाँ जी ग्राफ बताओ इसका। तो ग्राफ के लिए ये देखना पड़ेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना पड़ेगा। तो ये देखो x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2 और 0 ठीक तो 0 से लेके माइनस 2 तक ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ फंक्शन पॉजिटिव और माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी होगी ये पॉलिनोमियल है इसके मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो वैल्यू कितनी होगी लिमिट 0 आएगी लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे 0 आएगी कि नहीं आएगी बोलो यस सर इसकी और f ऑफ माइनस 2 पे वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर माइनस 2 और 4 बटा ई स्क्वायर। तो भैया अब ध्यान दें ये फंक्शन इवन तो है ही सिमेट्रिक है तो ये पता है कैसा ग्राफ बनाएगा ये बनाएगा ऐसे ये माइनस 2 भाई यहां से फंक्शन असेम्पटोट ऐसी है ये मैक्सिमम वैल्यू ली इसने
हाँ जी, तो -2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 4/e², यस सर। और 0 पे वैल्यू कितनी है 0। अब सेम ग्राफ ऐसे सिमेट्री से इधर बनेगा, तो यूं ग्राफ आएगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देख रहे हो, ये रहा -2 -√2, ये वाला -2 -√2, ये रहा -2 + √2। देखो इसके अबाउट पहले कॉनकेव अप था, फिर कॉनकेव डाउन हुआ, कॉनकेव डाउन था, फिर कॉनकेव अप हुआ, ऐसे दो यहाँ आएंगे, 2 -√2 और 2 + √2। बात समझ में आ गई? चार पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक कुछ तरह की हमने इनइक्वालिटीज पढ़ी हैं एओडी में, तो एक और तरह की इनइक्वालिटीज है जो कॉनकेविटी की हेल्प से होती हैं, तो उस पर भी बात कर लेते हैं अपन, है ना। तो हेडिंग डालें इनइक्वालिटीज यूजिंग कॉनकेविटी। ये मिटा दो, नोट कर लिया तो। यस सर। यस सर, नोट कर लिया ना सबने? इनइक्वालिटीज यूजिंग कॉनकेविटी। अब आप देखो, सपोज कोई फंक्शन कॉनकेव डाउन है, सपोज ये पॉइंट ए है, x1, fx1, ये पॉइंट 2 है, x2, fx2। इसको जोड़ने वाली लाइन के बीच में मैंने कोई पॉइंट ले लिया C, जो इसको m:n रेशो में बांटता है। तो C का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, mx2 + nx1/n + n, mfx2 + nfx1/m + n, यही होगा। यस सर। C की सीध में ऊपर जाएंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा, mx2 + nx1/m + n, बट इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f of mx2 + nx1/m + n। सही है ये बात? बोलो। यस सर। तो आपको याद हो एक डिफरेंशिएबिलिटी में लास्ट में जब वो हमने वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे फंक्शन निकालने वाले, उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन था जो हमने कहा था ऐसे कराया था मैंने आपको उस टाइम पे भी, कि आप उसको देखते, सर याद है। लीनियर वाला केस है ना। हाँ, तो ये वही फंडा है कि अगर फंक्शन कॉनकेव अप है तो बेटा ए से लेके बी के बीच का कोई भी पॉइंट ले लो, उसमें ये हमेशा बड़ा होगा इससे। इसको डी देखो, एनी पॉइंट लाइंग ऑन द कोड AB, एनी पॉइंट लाइंग बिटवीन AB, है ना, A से लेके B के बीच, एक्सेप्ट AB, चलो ये बाद में लिखेंगे, एनी पॉइंट लाइंग ऑन द AB विल बी बिलो द कर्व। ये बात सही है कि AB के बीच का कोई भी पॉइंट जो है वो कर्व के नीचे ही होगा, एक्सेप्ट A एंड B, क्योंकि A और B खुद कर्व के ऊपर आ गए। क्या ये बात ट्रू है? हाँ जी। यस सर। ये कब की बात हो रही है? जब इंटरनल डिवीजन की बात हो रही है, मतलब व्हेन m/n क्या है, पॉजिटिव है, m/n क्या है, पॉजिटिव है, m/n पॉजिटिव मतलब समझते हो ना, इंटरनल डिवीजन। स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था ना, 2:3 है तो इंटरनल है, 2:-3 है तो एक्सटर्नल है, तो m/n पॉजिटिव है मतलब इंटरनल है,
तो इसके बीच का कोई भी पॉइंट जो है वो नीचे ही रहेगा एक्सेप्ट ए बी, क्योंकि ए बी खुद कर्व के ऊपर हो जाएंगे। तो इससे हम क्या जजमेंट दे सकते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ डी हमेशा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी से बड़ा या बराबर ही होगा। ठीक है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एम एफ ऑफ एक्स टू प्लस एन एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और इक्वलिटी विल होल्ड ओनली व्हेन will hold only for A and B points, only for A and B points। क्या ये बात एकदम ट्रू है, समझ में आ गई? यस सर। हाँ जी, या हम ये बोल दें अगर A और B पॉइंट कोइंसाइड कर गए, अगर मैं बीच बीच की बात करूं तो y कोऑर्डिनेट ऑफ d हमेशा y कोऑर्डिनेट ऑफ c से बड़ा होगा, मतलब ये इससे बड़ा या बराबर होगा। लेकिन ये इक्वल कब होगा? ये दोनों बराबर कब हो जाएंगे? ये दोनों जब या तो पॉइंट a हो जाए या पॉइंट b हो जाए। सही है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं अगर m/n नेगेटिव हो जाए, अगर m/n क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, मतलब बेटा कर्व तो अभी भी यही है, a और b पॉइंट अभी भी यही है, लेकिन पॉइंट कहां लाई करेगा? या तो इस वाले हिस्से में या इस वाले हिस्से में। क्यों भाई? बोलो। यस सर। एक्सटर्नल डिवीजन हो गया ना, तो वो पॉइंट यहां लाई करेगा C और D नीचे लाई करेगा। इस केस में क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट ऑफ D कम हो जाएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ C से, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। क्या ये समझते हो? यस सर। हाँ, तो इस तरह ग्राफ रोटेट हो जाएगा उससे है, अगर ग्राफ सर उल्टा हो जाए तो उल्टा हो जाएगा, ग्राफ उल्टा हो जाएगा। यस सर। भाई अगर मान लो यही चीज ऐसे होगी, सपोज ऐसे होती, और मैं क्या बोलता a और b के बीच कोई भी पॉइंट है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, तो पक्की बात है d का y कोऑर्डिनेट छोटा होता c से, तो हम क्या बोलते हैं f ऑफ mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस जो n है वो छोटा होगा m टाइम f ऑफ x2 प्लस n टाइम f ऑफ x1 अपॉन m प्लस n। सिंपल सी बात है। क्यों भाई? सर एक्सटर्नल डिवीजन वाली केस में सब जब बाहर आया सर पॉइंट सी, और सर वहां के बाद हमें क्या पता कि ग्राफ नीचे जा रहा है सर? अगर ग्राफ अबे गधे, तो मैं नीचे, यार तुम पागल हो गया? नीचे के लिए तो मैं बता रहा हूं ना, अगर नीचे जा रहा है तो ऐसा होगा, अगर ऊपर जा रहा होगा तो फिर तो वो इसी केस में आ जाएगा। नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूं ग्राफ ऐसा है, अब पॉइंट यहां है तो ये ट्रू है, यहां है तो ये ट्रू है, ऐसी उल्टा होगा, यहां है तो ये ट्रू है, अगर बाहर होगा तो इसका उल्टा ट्रू होगा। सिंपल सी बात है। अभी खोपड़ी में बात उतरी कि नहीं उतरी? हैं? बोलो। यस सर। ठीक। यस सर। ऐसे ही ये तो 2 पॉइंट की बात थी। कभी कभी क्वेश्चन वाला आपको घुमाने के लिए क्या करेगा, जानबूझ के 3-3 पॉइंट दे देगा, 4-4 पॉइंट दे देगा, पॉलीगन दे देगा, एंड पॉइंट्स। सपोज वो ऐसे भी कर सकता है कि उसने 3 पॉइंट दे दिए, x1 y1, x2 y2 और c पॉइंट दे दिया x3 y3, और वो बोले प्रूव करो कि y1 प्लस मतलब f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 बाय 3 जो है वो छोटा होगा f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 से। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कॉन्केविटी का यूज है, कि अगर कॉन्केविटी ऐसी हुई तो इन 3 पॉइंट से ट्रायंगल जो बनेगा उसका जो सेंट्रोइड होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, और f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 बाय 3 होगा कि नहीं होगा? और इसके जस्ट सीध में जो कर्व के ऊपर पॉइंट होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, और वो होगा अंदर f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 बाय 3। तो ये इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा?
और कॉनकेव अप होगा तो रिजल्ट उल्टा होगा। मतलब अल्टीमेटली इस तरह की चीजें आपको प्रूव करनी होंगी, आपको ये पहचानना पड़ेगा इनइक्वालिटी से कि एक बार तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स का mx या एवरेज वेवरेज कुछ दे रखे हैं और उस आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज में दे रखे हैं, और एक बार उस आर्ग्यूमेंट पे वैल्यू दे रखी है और उनका आपस में कंपैरिजन है, तो वो ये जानना चाहता है कि कर्व यूं है या कर्व यूं है। उसकी हेल्प से हम ये चीजें प्रूव कर देंगे। बात समझ में आई? हाँ जी, यस सर। बस तो इस पे एग्जांपल कर लेते हैं एक दो, आप कहानी खत्म। वो कह रहा है फॉर प्रूव दैट फॉर टू डिस्टिंक्ट x1 x2 टू e raised to power x1 plus e raised to power x2 by 3 is greater than e raised to power 2 x1 plus x2 by 3। अब देखो इस तरह की चीजों से आपको ये फील आएगी कि यार ये कुछ ऐसी सी बात हो रही है, तो हमने कहा फंक्शन लिया e की पावर x और कोई दो इनपुट लिए x1 कोमा e raised to power x1 और x2 कोमा e raised to power x2। ठीक है भाई, कोई भी दो पॉइंट के लाइन के बीच में 2:1 को डिवाइड करने वाला एक पॉइंट ले लिया, 2x1 तो 1:2 को डिवाइड करने वाला, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2x1 प्लस x2 बाय 3 और ये हो गया 2e की पावर x1 प्लस x2 बाय e की पावर x2 बाय 3 और इसके सीध में ये जो नीचे पॉइंट आएगा इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2x1 प्लस x2 बाय 3 और e की पावर में 2x1 प्लस x2 बाय 3 और क्लियरली कर्व कॉनकेव अप है तो ये इससे बड़ा होगा, तो 2 is to power x1 plus e raised to power x2 by 3 is clearly greater than e raised to power twice of x1 plus x2 by 3। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, यस सर। अभी सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। तो ये एक टाइप ऑफ इनइक्वालिटी है जो कॉनकेविटी से प्रूव होती है, तो उसको भी अपन देख लें। अब इसने कहा है कि अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 3 है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, अल्फा बीटा 0 से पाई है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा स्ट्राइक मुश्किल से होता है बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री की फील आती है। तो क्या करें अपन, 0 से पाई है ना, 0 से पाई में साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ये अल्फा है, ये साइन अल्फा है, ये मान लो कोई बीटा और साइन बीटा है। आपने इस पे पॉइंट लेना है। अब पॉइंट का रेशियो समझ में नहीं आ रहा बट इसके कोफिशिएंट समझ में आ रहे हैं, 1:1 है, तो मिड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाय 2 और इसकी सीध में ऊपर जो पॉइंट आएगा वो आएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। सही है भाई? तो क्लियरली 0 से पाई के लिए साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 बड़ा होगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाय 2 से, और अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी है पाई बाय 6, तो साइन पाई बाय 6 हाफ हो गया, जो प्रूव करना था हो गया भैया। और इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? इक्वालिटी होल्ड व्हेन अल्फा एंड बीटा कोइंसाइड्स, व्हेन अल्फा एंड बीटा कोइंसाइड्स मतलब दोनों सेम ही पॉइंट आ गए, तो उस टाइम पे अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा तो सब बराबर हो जाएगा, तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड करेगी। अदरवाइज ये हमेशा इससे बड़ा ही होगा। अगर मान लो दोनों उठ के सेम जगह चले गए तब तो सेम ही हो जाएगा सब कुछ, अदरवाइज ये इससे हमेशा बड़ा होगा। सही है? हाँ जी, बोलो भाई। यस सर। यस सर। अगर अल्फा बीटा गामा एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है देन प्रूव दैट
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा लेस देन 3√3/2। तो देखो अगेन आपको पता है ट्रायंगल्स हैं तो अल्फा बीटा गामा जो है वो 0 से पाई के बीच ही होंगे, एंगल ऑफ ट्रायंगल है। बोलो। यस सर, यस सर, तो यस सर। ये 3 पॉइंट हैं जो मान लो इनका जो सेंट्रोइड होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय 3 कोमा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बाय 3। और इसकी सीध में जो पॉइंट डी है, डी वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय 3 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय। तो क्लियरली आपको पता है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बाय 3। इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, अगर तीनों बराबर हो जाए। इक्वलिटी होल्ड इफ अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, पाई होता है ट्रायंगल के लिए। तो साइन पाई बाय 3 कितना हो गया, √3/2। ये 3 इधर आ गया, हो गया प्रूफ। यस सर। यस सर। तो ये भी एक टेक्निक्स है इनइक्वालिटीज की यूजिंग कॉनकेविटी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कोई डाउट किसी को? सर नोट कर लें सर ये वाला। नोट कर लो, आराम से खत्म हो गया चैप्टर लेक्चर आज का। मैं तो पूछ रहा हूँ कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो फिर बाकी एक लास्ट इसमें एक क्यूब रूट एनालिसिस बचती है। मैंने बताया था ना क्यूबिक फंक्शन के रूट्स की एनालिसिस, कि कब 3 होंगे, कब 2 होंगे, कब किस केस में क्या होगा, कंडीशन लगाना, जो हम आज तक थोड़े ढंग से हम नहीं कर पाते, वो एओडी की हेल्प से हम करेंगे। तो इस टॉपिक पे अपन बात कल करते हैं और उसके बाद आपका एओडी कंप्लीट हो जाएगा। बस वर्ड प्रॉब्लम बचेंगे मैक्सिमम मिनिमम के। ठीक है जी, चलो फिर बाकी कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर